हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट ट्रिक्स। जैसा कि आप जानते हैं, आप देख पा रहे हैं, ये एक नया चैनल है और ये मेरी पहली वीडियो है। एक्चुअली वीडियो तो मैं बहुत पहले डालने वाला था, बट कुछ रीज़न की वजह से वीडियो मैंने अपलोड नहीं कर पाई। ठीक है, तो वैसे एक्चुअली मैं बोर्ड पे पढ़ाने वाला था आपके सामने, बट अभी कुछ रीज़न की वजह से मैं फ़ोन पर ही पढ़ाऊँगा आपको। फ़ोन यानी कि PDF के थ्रू पढ़ाऊँगा। तो कॉन्सेप्ट ट्रिक्स, जैसा कि आप इसके नाम से समझ पा रहे हैं कि ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको हर GS की मतलब GS से रिलेटेड कई सारे कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे और वो कॉन्सेप्ट्स आप तैयार कैसे करें, उनको ज़िंदगी भर याद कैसे रखें, इस बात की आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी। ठीक है, सब लोग कहते हैं कि ट्रिक्स ज़रूरी नहीं है, ट्रिक्स भूल जाया करते हैं सब लोग, बट ऐसा नहीं है। कोई भी कॉन्सेप्ट आपको तब आएगा जब आपको उसका बेस पता होगा, और एक बार बेस पता चल जाए और कॉन्सेप्ट आ जाए, उसके बाद अगर उसको ट्रिक से दिमाग में बैठा लिया जाए तो आप हो सकता है वो आप कभी ज़िंदगी भर ना भूलें। ठीक है ना। इसीलिए मैंने ये चैनल का स्टार्ट किया है कि इसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स, ऐसी ट्रिक्स जो आपको इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए मददगार साबित हों। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने पहला टॉपिक लिया हुआ है रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। यानी कि 1857 की महान क्रांति। ठीक है ना फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्ज़ाम में आता है, हर बार आता है। ठीक है ना। लेकिन जो नए बच्चे हैं तो उनको भी बता दूं मैं कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अभी ही नहीं, आगे आने वाले समय में भी हमेशा क्वेश्चंस बनेंगे इससे। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, इस पूरे जो 1857 की जो महान क्रांति है ना, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, वहाँ से आप स्टार्ट करिए। देखिए, सन 1856 में यानी 1856 में एक जो कंपनी की सरकार थी, देखिए सरकार जो थी मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी ना, जो हमारे ऊपर शासन कर रही थी, हमारे ऊपर राज कर रही थी ना, वो दो टाइप की थी। मतलब स्टार्टिंग में पहले एक कंपनी आई, जैसे अपनी रिलायंस है ना, अडानी की है, अंबानी की है, तो ऐसे ही एक ब्रिटेन की कंपनी थी, था ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना। वो हमारे यहाँ व्यापार करने आई थी और उसने क्या किया, व्यापार करते करते हमारे लोकल राजाओं से ऐसे संबंध स्थापित कर लिए कि उन्होंने धीमे धीमे हम पर राज करना शुरू कर दिया। तो कंपनी जब हम पर शासन कर रही थी तो वहाँ जो ब्रिटिश सरकार थी उसका क्या फ़ायदा था कि यहाँ से रिवेन्यू कलेक्ट होकर वहाँ जाता था। ठीक है ना। इसलिए वो वहाँ से अपने सैनिक भी यहाँ भेजते थे ताकि कंपनी की सुरक्षा हो सके। तो उन सैनिकों की वजह से कंपनी हम पर अत्याचार भी करती थी और राज भी करती थी। ठीक है ना। तो उसी टाइम पर सन 1856 में यानी 1856 में जो कंपनी की सरकार थी ना, गवर्नमेंट थी, उसने एक नई राइफल का ये कहा कि अभी इस आज से ये राइफल यूज़ होगी। कौन सी थी? न्यू एनफील्ड राइफल। ठीक है। पहले कौन सी चलती थी? ब्राउन बेस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ब्राउन बेस से मैंने क्रॉस कर रखा है, यानी कि पहले ब्राउन बेस राइफल चलती थी, लेकिन उसके बाद ये न्यू एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल करने की कहा कंपनी ने। देखिए, इस एक्चुअल में हुआ क्या था कि नई जो एनफील्ड राइफल थी ना, उसमें गाय और सुअर की चर्बी से मिक्स कारतूस थे। देखिए, जो ये राइफल होती थी, इनके कारतूसों को मुंह से छीलना पड़ता था, उसके बाद बंदूक में डाला जाता था और उसके बाद फायर किया जाता था। जैसे कि आप पिन देखते हैं ना, वो वाले जो बॉम्ब होते हैं, आप उसकी पिन निकालेंगे, उसके बाद वो ब्लास्ट करेगा, एक्सप्लोड करेगा, है ना। ऐसे ही मान लीजिए कि ये जो आपके न्यू एनफील्ड राइफल थी, इनमें जो गोलियां पड़ती थी उनको पहले मुंह से छीला जाता था, उसके बाद वो राइफल में डाली जाती थी और तब उसको फायर करते थे। लेकिन अब जो गाय होती हैं वो हम हिंदुओं के लिए पवित्र होती हैं, ताकि और उनका मांस हम लोग या उनकी चर्बी हम लोग छूने की सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही जो सुअर होते हैं वो हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत ही अपवित्र माने जाते हैं। उनकी चर्बी को छूना उनके धर्म के लिए पाप होगा, उनके मजहब के लिए पाप टाइप होगा एक। ठीक है ना। इसलिए ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए ही बहुत कष्टकारी था कि ऐसे कारतूसों को अब उन्होंने मुंह से छीलना है। तो क्या हुआ कि 29 मार्च 1857 को यानी 29 मार्च 1857 को एक मेरठ में बैरकपुर जो
बैरकपुर जगह थी, वहाँ पे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री यानी BNI 34वीं जो बटालियन थी, वहाँ के एक सैनिक थे मंगल पांडे जी। उन्होंने विद्रोह किया। उन्होंने कहा कि मैं इस राइफल को नहीं चलाऊंगा, ठीक है ना। अब एक अदना सा सैनिक यानी कि उन उस टाइम पर जो भारतीय सैनिक थे उनको बहुत ही छोटा माना जाता था। एक अदना सा सैनिक वो ये कह दे कि मैं राइफल चलाऊंगा ही नहीं इतनी बड़ी सरकार के सामने, तो ये एक बहुत बड़ी सरकार के लिए एक बदनामी टाइप है। तो क्या किया, इनको पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई। अब देखिए, जब तक कहीं पर कोई विद्रोह नहीं होता है तब तक क्रांति की शुरुआत भी नहीं होती है। यहाँ पर विरोध किया गया मंगल पांडे जी द्वारा और इसने क्रांति की चिंगारी को भड़का दिया। तो 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दी गई। तो उसके बाद जो वहाँ के क्रांतिकारी थे उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हुई और उन्होंने समझा कि जब तक हम साथ नहीं आएंगे तब तक ये लोग हम पर ऐसे ही अत्याचार करते रहेंगे, ठीक है। तो एक दिन तय किया गया 10 मई 1857 का। ये कहा गया कि इस दिन से क्रांति की शुरुआत होगी, ठीक है। और इसकी शुरुआत का जो ठेका था या जिम्मा था किसने लिया था, मेरठ की एक पैदल टुकड़ी थी 20 नेटिव इन्फेंट्री ने, ठीक है ना। अच्छा ठीक, 10 मई का दिन तय किया गया था, लेकिन इसको बाहर तक लोगों से कैसे बताया जाए कि हाँ भाई 10 मई को ही क्रांति करनी है। इसका कोई भी हमारे पास जो प्रमाण था या फिर मतलब ये नहीं मिलता है कि किस तरीके से बाहर फैलाया गया होगा। इसका मतलब शायद हो सकता है ना फैल पाया हो, और अगर नहीं फैल पाया होगा, ये बात नहीं फैल पाई होगी कि 10 मई से ही हमें क्रांति करनी है, तो यानी कि बहुत कम लोगों को पता होगी। यानी क्रांति भी छोटे स्तर पर होगी, और क्रांति अगर छोटे स्तर पर होगी तो ब्रिटिश सरकार यानी कंपनी सरकार द्वारा उसे दबा लिया जा सकता है, और वही हुआ भी, ठीक है ना। अच्छा, इस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा कि क्रांति के वक्त यानी कि रिवॉल्यूशन के वक्त जो भारत के गवर्नर जनरल थे उस वक्त वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के कौन थे, पामस्टन, ठीक है ना। पामस्टन थे उस वक्त के इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, ये भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आते हैं अगली बात पर। तो देखिए, आफ्टर इफेक्ट। आफ्टर इफेक्ट का मतलब होता है कि क्रांति तो चलो कर दी, ठीक है, लेकिन क्रांति जब ख़त्म हुई ना तो उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा, क्या चेंज हुआ अंग्रेज़ों की सोच में और हम लोगों की ज़िंदगी में। तो देखिए, क्रांति के जस्ट बाद जो भारतीय सेना थी यानी कि जो अंग्रेजी कंपनी सरकार की सेना थी भारत में, उसमें क्या किया गया, अंग्रेज सैनिकों और पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लीजिए कि अभी अंग्रेज यानी जो आते थे वो इंग्लैंड से आते थे, बहुत दूर से आते थे, तो कम आ पाते थे, राइट। तो भारतीयों को ही भर्ती किया जाता था, भारतीयों पर ही अत्याचार करने के लिए, समझिए, भारतीय ही भारतीयों पर अत्याचार करते थे कुछ चंद पैसों के खातिर, ठीक है ना। तो अब क्या किया गया, अंग्रेजी सैनिक ज़्यादा बुलाए गए बाहर से, ठीक है, और भारतीय सैनिकों को कम रिक्रूट किया गया, है ना, कम भर्ती किया गया। तो अब हिसाब क्या बन गया था कि बंगाल यानी कि वो एरिया जहाँ पर जो क्रांतिकारी थे उनका जो प्रभाव था वो ज़्यादा था, है ना। तो वहाँ पर भारतीय सैनिक और अंग्रेजी सैनिकों का जो रेशियो रखा गया, अनुपात रखा गया, वो रखा गया 2:1। देखिए, अभी भी भारतीय सैनिक ज़्यादा हैं, 2 भारतीय सैनिक पर 1 अंग्रेजी सैनिक है, लेकिन भाई जब आप छोटी लेवल पर सैनिक होंगे तो बड़े लेवल का जो अधिकारी होगा वो आपको दबा ले जाएगा, है ना। तो वही यहाँ पर हुआ, 2:1 का रखा गया अनुपात। वहीं बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या किया गया, यह अनुपात 5:2 का रखा गया, यानी 5:2, मतलब 5 हिंदी यानी कि 5 भारतीय सैनिक थे, उन पर 2 अंग्रेजी सैनिक थे। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ, बंगाल में अनुपात कम और यहाँ पे अनुपात ज़्यादा क्यों था। रीज़न ये था कि बंगाल में कोई क्रांतिकारी गतिविधियाँ भी ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पे संभालने के लिए अंग्रेजी अधिकारी भी ज़्यादा होने चाहिए थे। जैसे अगर मैं आपको दोनों को कंपेयर करके बताऊँ तो बंगाल में 20 भारतीयों पर 10 जो अंग्रेजी सैनिक होंगे वो होंगे, और वहीं पे जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर 20 पर 8 सैनिक होंगे अंग्रेजी, है ना। इतना अंतर था। वहाँ पे इतनी क्रांतिकारी गतिविधियाँ होती नहीं थी, लोग सपोर्ट तो खैर नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े बड़े जो व्यापारी थे उनका सपोर्ट प्राप्त था, राजाओं का सपोर्ट प्राप्त था ना, तो वहाँ पर इतनी क्रांतिकारी गतिविधियाँ नहीं होती थी, ठीक है ना। अच्छा, इसी क्रांति में सिख, गोरखा और पठान जो थे यानी कि उनकी सेना में अंग्रेजी सेना में कंपनी सरकार में
जो सिख, गोरखा और पठान थे ना सैनिक, उन्होंने क्या किया, भारतीयों का संग ना देकर अंग्रेज़ों का साथ दिया। अब सीधी सी बात है, अगर आपकी किसी से झगड़ा हो रहा है और उसका दोस्त, यानी कि जिससे जिससे आपका झगड़ा हो रहा है, उसका दोस्त आपका सपोर्ट कर दे, तो आप हमेशा उस दोस्त के दोस्त का सपोर्ट हमेशा करेंगे, है ना? उसकी भी हेल्प करेंगे कि उसने आपको बुरे टाइम पे हेल्प करी थी। तो यही हुआ कि सिख, गोरखा और पठान की जो को एक अलग इन्फेंट्री दे दी गई, इनको अलग लड़ाकू जातियाँ घोषित कर दिया गया, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। ठीक है, एक बात ये हो गई। और बाकी उसने क्या किया, उनकी जो पोजीशन थी वो डिग्रेड कर दी, उनको थोड़ा उनका पद कम कर दिया गया। ठीक है। अच्छा, अगर इंडियंस पहुंच भी जाएं सेना में किसी तरह से, ठीक है, अपनी काबिलियत के दम पर, तो उनकी जो हाईएस्ट रैंक थी वो सूबेदार तक तय कर दी गई थी। यानी कोई कितना भी अच्छा सैनिक हो, वो सूबेदार से आगे नहीं जा सकता था, है ना? ये हो गया था। जैसे कि आपने RRR मूवी देखी होगी, है ना? वो जो हीरो था, वो बहुत मुश्किल से बड़ी रैंक तक जा पाया था, है ना? उसके बाद क्रांति हो गई थी, तो उसने सोचा होगा कि अगली बार भी मतलब कोई जो हिंदुस्तानी सैनिक होगा उसको नहीं बनाया गया होगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर बड़ी पावर पर पहुंच जाएगा, बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएगा, तो क्रांति बड़े लेवल पर होने का एक अंदेशा रहता है ना? ठीक है, अगला देखते हैं। ठीक है, अब ये कुछ कमेंट्स हैं जो 1857 की क्रांति में किए गए हैं, के ऊपर किए गए हैं, और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि बहुत ही फेमस है कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये बात किसने कहा था? ये बात कही थी वीडी सावरकर जी ने। बीजेपी सरकार है, सावरकर जी का बहुत जगह बात आती है, तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। कौन सा? 1857 की क्रांति। ये किन्होंने कहा था? ये कहा था वीडी सावरकर जी ने। ठीक है ना? ठीक है। एक अंग्रेज थे, डिजरायली जी। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। ठीक है ना? यानी कि आप कनेक्ट कर सकते हैं। प्रथम की बात आए तो सावरकर जी, राष्ट्रीय विद्रोह आए तो डिज़रायली। ठीक है ना? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर जॉन लॉरेंस और सीले, ये नाम याद रखिएगा। इन्होंने कहा था कि 1857 की क्रांति यह मात्र एक सिपाही विद्रोह था। ये पूर्णतया सिपाही विद्रोह था, यानी कि जो आम जनता थी इसका इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं था। ठीक है ना? याद रखिएगा। अच्छा, जेम्स आउट्रम, ये कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक है ना? इम्पॉर्टेंट भी है। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि यह अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू एंड मुस्लिम का षड्यंत्र था। अच्छा, हिंदू और मुस्लिम का जो एंगल है वो लगभग हर चीज़ में ये लोग उछेरते थे, जो अंग्रेज थे, ताकि हम लोगों के बीच एक फूट पड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि हिंदू मुस्लिम मिल गए, षड्यंत्र किया और ये अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया, तो इसी क्रांति कह दी गई। किसने? जेम्स आउट्रम। ठीक है, आप चिंता मत करिए, इन सब की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अभी केवल आज कॉन्सेप्ट का दिन है, तो आप कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है। अच्छा, ये हैं फिर आपके TR होम्स। अच्छा हाँ, ये जेम्स आउट्रम वाला जो बयान था, ये जेम्स आउट्रम एंड W टेलर ने, दोनों ने मिलकर उतारा था। ठीक है। फिर आते हैं TR होम्स। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं, अंग्रेज अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते थे, तो ये कहते थे हम बहुत सभ्य हैं, आप गंवार हैं, आप बर्बर हैं। ठीक है ना? बारबरिक हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि बर्बरता और सभ्यता के बीच एक युद्ध था। किसने कहा था? TR होम्स ने। ठीक है। LER रीस साहब हैं, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि यह धर्म ग्रंथों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। यानी कि आप जानते हैं हमारे यहाँ धर्म ग्रंथ चलते हैं। ठीक है ना? जैसे कि कुछ भी गीता हुआ, रामायण हुआ, या फिर आप मुस्लिमों को लीजिए, मुस्लिम भाइयों का, ठीक है, कुरान वगैरह। ये कहते हैं कि, और ये लोग क्या करते थे, अंग्रेज लोग, ये ईसाइयों का सपोर्ट करते थे, है ना? ईसाई खुद भी थे, तो ये कहते हैं कि ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। किसका? धर्म ग्रंथों का। ठीक है ना? याद रखिएगा। ठीक है, लास्ट आज का टॉपिक है, वो ये है कि किस जगह से किसने इसकी नेतृत्व किया था। ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको मैंने ये प्रोवाइड करा ही दिया है, आप यहाँ से देखिएगा। अगर आपको समझ में यहाँ से नहीं आता तो बताइएगा, मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है ना? ठीक है, तो पहला क्या है? दिल्ली से किसने इसका नेतृत्व किया था, यानी किसने इसका जो नेता इसका कौन था दिल्ली से इस पूरी क्रांति का? तो कौन था? बहादुर शाह जफर बट। ये एक मुग़ल राजा थे, है ना? लास्ट मुग़ल राजा थे, बट ये बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो इनमें कुछ भी करने की क्षमता नहीं थी। ये ऐसे कि मात्र जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी होते हैं ना, है ना? लेकिन सारा काम किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास, है ना? सारी पावर। तो ऐसे ही बहादुर शाह जफर केवल नाम के लिए नेता थे, लेकिन सारा जो सैन्य नेतृत्व था वो इनके पास था, बख्त खान के पास। ठीक है ना?
ठीक है। अब याद रख लीजिए, अगर याद रख पाएँ तो याद रख लीजिएगा कि इन्होंने निकलसन और हडसन के खिलाफ जो क्रांति की थी, उनके खिलाफ की थी। यानी कि इनको जो दबाया गया था वो निकलसन और हडसन द्वारा दबाया गया था। ठीक है ना, इनके खिलाफ हुआ था। यानी वहाँ पे ये लोग उस वक्त अधिकारी रहे होंगे। ठीक है। कानपुर में नाना साहब या फिर धोंदू पंत, कुछ भी कह सकते हैं हम, और तात्या टोपे, इन लोगों ने इसका नेतृत्व किया था। किसके खिलाफ किया था? कैंपबेल के खिलाफ। कैंपबेल इंपॉर्टेंट है, कई जगह आएगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल, किसके खिलाफ? कैंपबेल के खिलाफ। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके खिलाफ किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनरल ह्यूरोज, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगर आपने ये कई नाटक वगैरह देखे होंगे लक्ष्मीबाई के तो आपको याद होगा। ठीक है। इलाहाबाद में किसके खिलाफ किया था? कर्नल नील के खिलाफ। किसने? लियाकत अली। ठीक है। जगदीशपुर में कुंवर सिंह ने किया था, किसके खिलाफ? विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ठीक है ना, ओके, विंसेंट आयर। अब आते हैं बरेली में, किसने किया था? खान बहादुर खान ने। किसके खिलाफ? हडसन के खिलाफ। फिर फैजाबाद में किसने किया? मौलवी अहमद उल्ला ने। किसके खिलाफ? कर्नल नील के खिलाफ। फिर फतेहपुर में अजीमुल्ला ने, और किसके खिलाफ? जनरल रेनल्ड के खिलाफ। ठीक है ना। तो ये लगभग आपका 1857 की पूरी क्रांति कंप्लीट हो चुकी है। किस तरीके से हुई, क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, लगभग आपको समझा दिया है कॉन्सेप्ट में। अब जैसे ही इस वीडियो को थोड़ा सा सकारात्मक रिस्पांस मिलता है, थोड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है, मैं कोशिश करूँगा कि तुरंत इसके लिए ट्रिक भी आपके लिए उपलब्ध कराई जाए। ठीक है ना। आप देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कोई और भी इससे कुछ फ़ायदा ले सकता है तो शेयर कर दीजिएगा। बाकी बस सब भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आप अच्छे से पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।